आप सबको, आरिफ साहब को, अभिषेक साहब को, सबको मेरा आदाब। सिटीजन्स फॉर लखनऊ का आदाब। आदाब सभी किताब पढ़ने वालों को, चिराग जलाए रखने वालों को, ख्वाब देखने वालों को, सबको झुक के आदाब। अवध की एक और हसी शाम है जो आज है दो अनमोल शायर के नाम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपनी एंग्लो इंडियन उर्दू के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ असल में ख़ैस मुजीब को होना था, जो अपनी शफ़ाफ़ उर्दू में आज की महफ़िल को संभालते, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली उनकी खाला का इंतकाल हो गया। हम क़ैस की खाला की आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं, आमीन। अपनी निज़ामत आज आप दोनों शायर को अपने आप ही करनी होगी। अरबी, फारसी और उर्दू का मरकज़ रहा है लखनऊ, सब जानते हैं। इस इलाके में इंडो गंजेटिक प्लेन्स का दिल धड़कता है। ये अलग अलग सभ्यता का मरकज़ रह चुका है। बुद्धिस्ट स्टडीज़ का सेंटर रहा, जैन्स बसे यहाँ, खूब संस्कृत बोली गई इस ज़मीन पे, पाली भी, और देहाती, अवधी, भोजपुरी वगैरह वगैरह आज भी बोली जाती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस को ले लीजिए, जिस कैंपस के 100 साल मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं आज। ये जगह एक ज़माने में नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर का बाग होता था, जिसको उनके बेटे नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने और संवारा, बेहद संवारा, फिरदौस जैसा बनाया। बादशाह बाग का ये हिस्सा जंगल, खेत, आदिवासी, सन्स ऑफ द सॉइल या हिंदू रजवाड़ों का मकाम भी रहा होगा। अंग्रेजों की मदद से नवाबों के बादशाह बाग में एक रोज एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई। नाम कैनिंग कॉलेज पड़ा। जमीन का कैरेक्टर बदला, लेकिन इंसान की सोच कम बदली। तर्क आज भी कभी भी शुरू हो सकता है जमी को लेकर, जमी के नाम को लेकर। महाराजा सो एंड सो की रियासत नाम हो सकता है जमी का, कोई और कहेगा नवाब का निवास इस जमीन का नाम दो, या फिर सर चार्ल्स कैनिंग का किला। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके हाथ में अगर लाठी है तो आप जिस जमीन पे जब भी चाहें कब्जा कर सकते हैं, जब जी चाहे नाम बदल सकते हैं, जो जी चाहे नाम रख सकते हैं। अब जो लड़ाका हैं उनको लड़ाई मुबारक। हम तो मरते दम तक नाज करते रहेंगे अपनी रेनबो कलर्ड शख्सियत पे, जो हजारों प्रभाव के रंगों में तर है। This, by the way, is an apology from my side for addressing you in a खिचड़ी language I love so much. अब जल्दी से कुछ आपके होस्ट सिटीजन्स फॉर लखनऊ के बारे में। ये ग्रुप है लखनऊ लवर्स का। ये ग्रुप शहर की साजी विरासत पे नजर रखता है, इस कोशिश में कि हम अपने इतिहास को, अपनी कीमती विरासत को थोड़ा और संवार सकें, कुछ और सजा के रख सकें। हमारी एक और कोशिश भी है कि लखनऊ शहर से इश्क करने वाले जो दुनिया भर में आज बिखर गए हैं, उनके लिए हम एक नुक्कड़ साबित हों। हम एक अड्डा नुमा जगह पेश कर सकें उनको ऑनलाइन, जहां वो सभी पागल लोग, सभी पगले जो लखनऊ पे फिदा होने से बाज नहीं आते, वर्चुअली सही वक्त बेवक्त मुलाकात कर सकें। लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारी शानदार विरासत का अहम हिस्सा है। 100 बरस हो गए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। इस खुशी के मौके पे देखिए हमने अपने आप को क्या तोहफा दिया है। हम इफ्तिखार आरिफ साहब को हदें पार करके ले आए लखनऊ वापस, कोई 55 साल बाद। आप हमारे बीच हैं तो लगे हाथ हम आपको ये बता दें कि आप जिस शिद्दत से लखनऊ से इश्क आज भी करते हैं,
और जिस तरह आप लखनऊ की यादें अपने सीने से लगाए रखे हुए हैं आज भी, शायद उस शिद्दत से कहीं ज्यादा लखनऊ आपसे इश्क करता है और आपको हमेशा हमेशा प्यार और बेहद इज्जत से पुकारता है। याद होगा आपको, आपने अपने बचपन का जिगरी दोस्त कोई शुक्ला यानी मुन्ना शुक्ला जी की बहन, सुना है आपको हर साल राखी बांधती थी। बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा, वो शुक्ला जी तो हमें नहीं मिले, लेकिन हम एक और शुक्ला को लाए हैं आज यहाँ आपसे मिलाने। अभिषेक शुक्ला, उभरते हुए नौजवान शायर, आज के लखनऊ की शान। आरिफ साहब, आपका लखनऊ में खैर मकदम, तहे दिल से वेलकम। अब आप दोनों शायरी के बारे में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में, जिंदगी के बारे में दिल खोल के विचार विमर्श करें। आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। आज की सुलगती हुई आबो हवा पे कुछ प्यार, मोहब्बत, इश्क की बारिश छिड़काएं, करें जो भी आप कर सकते हैं बारिश से। जनता बेताब जरूर होगी आरिफ साहब और अभिषेक की दुनिया में झांकने के लिए। आपके पास कोई 45 से 1 घंटा है, कुछ अपनी कहने को, कुछ हमारी सुनने को। इजाजत हो तो एक सवाल पूछ लूं आरिफ साहब से, जवाब चाहिए, लेकिन अभिषेक आप भी प्लीज रोशनी जरूर डालिए रोमांस की इस इंतहा पे। जब भी, मेरा सवाल ये है, जब भी जो औरत भी आरिफ साहब को उनकी आवाज में पढ़ते सुनती है ना, मेरी जिंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। जब जो भी औरत उनको ये पढ़ते सुनती है, वो समझती है ये लाइंस उनके लिए लिखी गई है। इतना रोमांस, इतनी ज्यादती, क्या रोमांस की कोई इंतहा नहीं होती? औरतें गुमराह हो रही हैं शायर साहब। अपनी सफाई में आपको क्या कहना है, बताइए। मैं तो आपका बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं और अपने दोस्तों से सरहद के पार मुखातिब हो सकूं और लखनऊ के हवाले से और उसके मोहब्बत करने वालों से कोई बात कर सकूं। मेरे लिए बहुत ही खुशी की भी बात है। और बाज दोस्त मुझे, अभी आपने जिक्र किया मुन्ना का, अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि विजय प्रकाश शुक्ला, अल्लाह उनको उम्र दे अगर वो हैं तो, और जहाँ कहीं भी हों खुश रहें। वो मेरे बचपन के दोस्त थे, फिर मुझे वो खो गए, फिर वो मुझे यूनिवर्सिटी में मिले। पहले वो हम जुबली कॉलेज में साथ पढ़ते थे, फिर जुबली कॉलेज से निकल कर वो चले गए जहाँ उनके पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे और इंडियन आर्मी में काम करते थे। तो जहाँ उनका ट्रांसफर होता था वो चले जाते थे। बाद में वो बीए में फिर हम लोग साथ हो गए थे। उसके बाद मैं अलहदा हो गया, कुछ दिन शुरू के राब्ता रहा मगर फिर हो गया। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। मुन्ना हम उन्हें कहते थे, वो हमारे घर में करीब था हमारा घर, और देखिए वो हमारे घर में आकर, और जैसे आप कहते हैं कि हम तो गरीब लोग थे, हमारे यहाँ कोई बावर्ची खाना बड़ा सा कुछ बड़ा नहीं था, छोटी सी रसोई थी और वो पंडित थे, मगर वो आकर मेरी मैं अपनी वालिदा को बाजी कहता था, वो उनसे उसी तरह से मोहब्बत करते थे। और घर आकर जो भी घर में पका हुआ होता था वो हमारे साथ खाते और हम उनके यहाँ जाते। तो बिल्कुल इसी तरह वो मेरे बचपन के सबसे अहम दोस्तों में हैं, जो कॉलेज से लेकर और यूनिवर्सिटी तक हमारे साथ रहे। ये जो आपने नज्म के बारे में लिखा, तो अब मैं जो सच्ची बात ये है
कि मैंने ये नज्म मोहब्बत की आखिरी नज्म, तो जो शायर तो अपने लिए लिखता है और उसके लिए वो एलियट से किसी न किसी वेस्टलैंड की किसी लाइन के मानी पूछे तो उसने कहा मुझे मालूम नहीं मैंने क्या लिखा, मैंने तो बस लिख दिया। अब जो मेरे दिल में आया था वो मैंने कह दिया, बाकी कौन उससे क्या मतलब लेता है, मैं कोई उसके बारे में नहीं कहता। मगर ये सच्ची बात यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा मिसरा नहीं लिखा जिसको मैं अपना सच न समझता हूँ। मुमकिन है वो गलत हो, मेरी राय उसके बारे में मुनासिब ना हो, लेकिन मैंने कभी भी कोई बात पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक कोई ऐसी बात नहीं कही जिसको मैंने भुगता ना हो, जिसको सच न समझता हो। तो वाकई मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी है कि किताब है, एक शराब है, एक ख्वाब है और वो आदमी है जो मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। तो और जो भी शायर है, जितने भी शायर हैं, जो मालूम तारीख के बड़े शायर हैं, जो अजीम शायर हैं, उनसे लेकर हम छोटे शायरों तक, सबका ये मौजू रहा है। सबने मोहब्बत जरूर की है, मोहब्बत की है इंसानों से, मोहब्बत की है अपनी ज़मीन से, मोहब्बत की है अपने अकीदे से, अपने नज़रिए से, अपने धर्म से। तो मोहब्बत के बगैर तो कोई भी बात, कोई भी हकीकत इससे बड़ी नहीं है। चुनांचे मैंने भी अपने महबूब के बारे में कुछ लिखा है और अच्छा बुरा जैसा वो आपके सामने है। और रह गई लखनऊ की बात, तो कोई यानी मैं ही क्या, जो भी आदमी जहाँ पैदा होता है, जहाँ पला बड़ा होता है, जहाँ पढ़ा हुआ होता है। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मेरी एक लाइन है कि बचपन की गलियों में जिन जिन घरों के शीशे मेरी गेंद से टूटे थे, उन सब की किरचें कभी कभी मेरी आंखों में चुभने लगती हैं। कमाल, क्या कहना। घरों के शीशे मेरी गेंद से टूटे थे, उन सब की किरचें कभी कभी मेरी आंखों में चुभने लगती हैं। जलती दोपहरों में मेरे हाथों जुड़े हुए घोंसलों के बेहाल परिंदों की चीखें फरियादें मेरी बेघर शामों में कोहराम मचाती रहती हैं, एक हश्र उठाती रहती हैं। हरे भरे छतनार दरख्तों की ऊंची ऊंची शाखों पर झूला झूलने वाला एक सरशार परिंदा बिजली के नंगे तारों पर उतरा और निहाल हो गया। तो ये जिंदगी है, इसमें आप कहाँ से सफर। क्या बात, सुभान अल्लाह, कमाल है, कमाल जी। लेकिन सर ने कितनी खूबसूरती। आप लोगों दोनों से गुजारिश है कि अपने जब आप नहीं बोल रहे हैं तो अपना माइक म्यूट कर दें ताकि पीछे की आवाजें डिस्टर्ब न करें। जी जी अभिषेक, इरशाद। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने जो दो बुनियादी सवाल सर से किए थे, सर ने उन दोनों का जवाब नहीं दिया। एक तो औरतें गुमराह हो रही हैं, नहीं देंगे, वो तो कह रहे हैं कि साथी और यहाँ सब औरतें मचल रही हैं और रोमांस की कोई इंतहा है कि नहीं। लेकिन सर ने जो बातें कही वो जाहिर है इस जिंदगी से निकला हुआ एक निचोड़ है और हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं बार बार यही सोच रहा था कि ये लखनऊ के लिए और हम सब के लिए कितने फख्र का मौका है कि आज हम थोड़ा वक्त सर के साथ गुजार सकेंगे। तो सर बहुत इनफॉर्मल सी चीजें हैं, कुछ मेरे जहन के सवालात हैं, कुछ हमारे अजीज जो आपको बहुत चाहते हैं उन्होंने अपनी बात रखने के लिए मुझसे कहा है कि अगर कभी आप मौका मिलता है तो ये पूछिएगा। तो जाहिर है अपनी बात का जो आज केंद्र है, जो मरकज है, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी और लखनऊ है। लेकिन जाहिर है आप बहैसियत शायर हमारे साथ हैं और तमाम चीजें हैं। तो एक जिस नुक्ता आगाज समझिए बातचीत का सर, कि मैं ये जानना चाहूंगा कि जो तस्वुर आपका है लखनऊ का, जिस आपकी शख्सियत और जो जहन की तामीर है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन आप पाते हैं इस शहर का, एक बार जरा हम सब जानना चाहेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी जो एक तख्लीकी फजा होती है वो बहुत अहम है। और बेशतर आपने एमए यहाँ से किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और निजामिया मदरसा आपका, मैंने वहां से आपकी पढ़ाई हुई। उसके बाद जुबली कॉलेज भी आप गए, क्रिश्चियन कॉलेज भी आप गए, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आप रहे।
एक लंबा वक्त आपने शहर के साथ गुजारा है, तो वो जो आपके ज़हनी तरबियत में जो कंट्रीब्यूशन आप पाते हैं कि किसी शहर का हो सकता है, लखनऊ ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ज़रा प्लीज़ इस पर हमें बताएँ? जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं जिस लखनऊ में पैदा हुआ वो एक ज़वाल-आमादा तहज़ीब का आखिरी मरकज़ था और सब जानते हैं कि लखनऊ पर बहुत से दौर आए और गए, कुछ तमाम असरात उस ज़िंदगी पर भी थे जिसमें मैंने ज़िंदगी गुज़ारी और वो दुनिया जो लखनऊ की थी वो बहुत ही यानी उसमें तकलीफ़ भी थी। हम 1857 की जंग के बाद और जद्दोजहद आज़ादी की नाकाम जंग के बाद का जो लखनऊ था वो बहुत मुख्तलिफ लखनऊ था। नवाबी अहद ख़त्म हो गया था, एक तहज़ीब थी जो मिटती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी और उसमें जो लखनऊ की जो फ़ज़ा थी वो बिल्कुल मुझे याद आती है। मसलन लखनऊ में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर जैसे मरसिया गो शायर थे, चुनाचे उनके असरात, मरसिये के असरात ये उस माशरे में थे और हमारे ज़माने में भी बाज़ बड़े मरसिया गो शुअरा की बाज़गश्त सुनाई देती थी। मैं जिस महल्ले में रहता था उसके अतराफ में फिरंगी महल में और फिर इधर वज़ीरगंज, डेढ़ी आगामीर में यहाँ अच्छा उस वक़्त के लखनऊ पे आप नज़र डालिए तो जाफ़र अली खां असर असर और लखनऊ, जी। इंदिरा मुल्ला और समझिए आरज़ू यगाना चंगेज़ी और जी, सिराज लखनवी और लखनऊ, जी। ये जोश साहब और मंज़र सलीम साहब, ये तो वो शायर थे जो सब जिनको जानते हैं और जो 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 जिनसे अच्छा उसके अलावा मेरे असातिज़ा में बहुत बड़े-बड़े लोग थे। मसूद हसन रिज़वी जा चुके थे मगर आले अहमद सुरूर साहब रुख़्सत हो चुके थे, वो मेरे बराह रास्त असातिज़ा में प्रोफ़ेसर एहतशाम हुसैन साहब, एहतशाम हुसैन साहब थे, बिल्कुल। प्रोफ़ेसर अहद अब्दुल अहद खान खलील साहब और नूर हसन हाशमी साहब और शबीर हसन नौनहवी साहब, ये तो यूनिवर्सिटी में हामिदुल्लाह अफसर में रठी जो थे वो जुबली कॉलेज में पढ़ाया करते थे और मेरे एक बुजुर्ग थे सैयद मोहम्मद अहमद। चुनांचे उस लखनऊ में अबुल हसन अली नदवी भी थे, उस लखनऊ में अल्लामा सैयद अली नकी भी थे, उस जी, लखनऊ जी। में नियाज़ फ़तेहपुरी भी थे, अब्दुल माजिद दरियाबादी की भी आवाज़ें सुनाई देती थी। तो वो लखनऊ बहुत ही यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कहीं मुशायरा ना हो रहा हो, जहाँ कहीं शेर की महफ़िल ना हो रही हो, किसी किताब पे बातें ना हो रही हों। अच्छा मेरा क्योंकि मेरे ख़ानदान में दोनों तरह के लोग थे। मेरी वालिदा की तरफ से जो शिया घराना था ऊपर का और मेरे जी। वालिद जो थे वो उनका ताल्लुक अहले सुन्नत से था, वो दूसरी तरफ फिरंगी महल में रहते थे। चुनांचे मैं इन दोनों दरमियान में गोया हुँ, हुँ, हुँ। पार होता रहता था, कभी जी। इधर, कभी उधर। लेकिन इसने मुझे बहुत सरवतमंद बनाया, इसने बहुत मालामाल किया इसलिए। फिर ये कि जो मसलन जैसे विजय के यहाँ या हमारे दोस्तों में एक ब्रजलाल हमारा एक बचपन का दोस्त था, श्री कृष्ण और ये जो हमारे मोहल्ले के लड़के थे, इनसे हमारी बहुत दोस्तियां थी। इनके यहाँ मसलन होली पर, दिवाली पर हमारा आना जाना वगैरह वगैरह। तो ये एक इज्तिमाई सूरत अहवाल थी जो लखनऊ की फ़ज़ा में थी। कोई वहाँ लखनऊ की हद तक शिया सुन्नी झगड़े वगैरह होते थे, मगर हिंदू मुसलमानों के दरमियान कोई झगड़ा नहीं होता था और बिल्कुल दूसरी फ़ज़ा थी। अच्छा उर्दू वहाँ बोली जाती थी, सब लोग उर्दू बोलते थे और एक ख़ास लब लहजे से गुफ्तगू करते थे। मैं जब स्कूल से कॉलेज में गया, यानी जुबली स्कूल से ही अभी आप देखिए अभिषेक जहाँ पर गवर्नमेंट जुबली स्कूल है, जी। उसी की ग्राउंड के एक कोने पर एक कब्र है जिसको कहा जाता है कि ये मीर तकी मीर के जो साहबजादे मीर कल्लू थे, ये जी, उनकी जी। कब्र है। बिल्कुल इसी अच्छा। तरह वो जो छत्ता जिसको हम कहते हैं, छत्ते के करीब जो मस्जिद है, यहाँ पर बताया जाता है कि मीर तकी मीर की कब्र थी जो 1857 के बाद अंग्रेजों ने भीमसेन का अखाड़ा जहाँ पर कब्रिस्तान उसको बिल्कुल ज़मीन से जिसे आप कहते हैं हल चलवा दिए थे। चुनांचे हुँ। वहाँ की आबादी, वहाँ के कब्रिस्तान
वो सब तबाह कर दिए गए थे। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, यानी गवर्नमेंट जुबली कॉलेज, वो नवाब एतमादुद्दौला नवाब आगा मीर का महल कहलाता था। और उसमें अगर आप आज भी शायद जाएं तो वहां नीम के बड़े बड़े दरख्त थे, उसमें कुंडे पड़े हुए थे। और वो कुंडे, कहा ही जाता था कि 1857 के बागियों को वहीं पर अदालत लगाकर उनको फांसी दी गई थी। और वो कुंडे आज तक पड़े हुए थे और हम लोग अपने बचपन में चढ़कर उस पर यानी उस पर लटका करते थे। और जो बड़ा हॉल था जुबली स्कूल, जुबली कॉलेज का, उसके बारे में कहा जाता था कि ये जो वो जगह है जहाँ मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा है ना कि क्या बूदो बाज पूछे हो पूरब के साकिनों, के हसद पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब रहते थे, मुंतखबी जहाँ रोजगार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े तैयार के। यहाँ पढ़ा गया था। और मीर साहब जब लाए लखनऊ में तो वहां तशरीफ लाए थे। अच्छा, अब ये जो सब बातें होती हैं, मसलन ये गाना के साथ जो कुछ हुआ, आरजू साहब ने गुलाबी उर्दू का की वहां तहरीक चलाई, और तरक्की पसंद तहरीक जो है, बहुत कम लोग अब नौजवानों में भी जानते हैं कि जो रिफाह आम क्लब है, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, तरक्की वही हुई पसंद थी 1936 में। पहला इजलास रिफाह आम क्लब में हुआ और सज्जाद जहीर साहब ने उसको, समझिए वो उसके नाज़िम थे, उसको मुरतब किया था। और वहां प्रेमचंद की सदारत में वह उसका इजलास वहां मुनक्किद हुआ। तो यानी तरक्की पसंद तहरीक के भी वहां असरात थे। वहां पर समझिए एक खास तौर पे एक फजा थी, शिया सुन्नी दोनों तरफ से नदवे की एक फजा थी, फिरंगी महल की एक फजा थी। मैंने फिरंगी महल में दरस निज़ामिया के सिलसिले में जो सबसे छोटा क्लास होता है, दर्जा होता है, उसमें मैंने वहां थोड़ी देर पढ़ा। वहां के जो बुजुर्ग थे, मसलन हयातुल्लाह अंसारी साहब उसी खानवादे से, मोहम्मद अंसारी साहब, वो मेरे वालिद के शनासाओं में थे। और हम एक गली में, यानी जौहरी महल्ले से जो फिरंगी महल की तरफ जाती है, वहां मैं रहता था। अभी भी मेरे दो भाई वहां रहते हैं। और तो ये सब बातें, ये कैसे मुमकिन था कि मैं फिर बैतबाजी एक इदारा ऐसा था कि मैं अंत्याक्षरी के भी टीमों में होता था और बैतबाजी में भी जाता था। और उस वक्त बेशुमार शेर, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं कोई बहुत ही एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है, तो मेरे जो नाना थे वो एक मेहनतकश तबके से ताल्लुक रखते थे। नखास में रद्दी बिकती थी और रद्दी में वो किताब दीवान ले आते थे और सुबह से शाम तक वो उस पर निशान लगाया करते थे कि अच्छा शेर कौन सा है, बुरा शेर, यानी अलिफ से कौन सा शेर है, बे से कौन सा शेर है, जीम से। उस पर वो उसके हाशिए पे लिख देते थे सुर्ख रोशनाई से और नीली रोशनाई। पेंसिल होती थी सुर्ख और सब एक ही पेंसिल दो रुख पर होती थी, उससे निशान लगाते थे। और फिर मैं उनको याद कर लेता तो वो उससे सुनते थे। कभी कभी वो तिलिस महशूबा या इस तरह की दास्तान ले आती और बुजुर्ग बैठकर वहाँ यानी हुक्का वगैरह लगा हुआ होता और मुझसे कहते कि मैं पढ़ूं। अच्छा, जाहिर है जब वो मैं पढ़ता था तब वो मेरी सेहत, अगर कोई लफ्ज की गलत हो जाए या तलफ़ुज़ में गलत करूं या मुझे कोई वो लफ्ज ना आता हो, तो वो उसकी तालीम हो जाती थी। फिर लखनऊ में दो खानकाहें थी, शामीना की, हजरत शामीना और एक हजरत अब्दुल रहीम साहब, रहमान साहब, जिनका रहमानी जिनसे मंसूब है। वहां दो समा की जो महफिलें थी हर साल वहां होती थी। वहां सिर्फ फारसी का कलाम पढ़ा जाता था उस जमाने में, या फारसी का कलाम पढ़ा जाता था या फिर अवधी की जो गोया नज़में, गीत, गजलें होती थी वो पढ़ी जाती थी जी। मेरे नाना मुझे वहां ले जाते थे। अच्छा, जाहिर है लहन जो है, जब आप बहुत शेर पढ़ते हैं तो आपको उरूज की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल अंदर जो है वो आपके वजूद में आ जाता है, आपको आपकी फितरत में शामिल हो जाता है। चुनाचे यानी मैंने कोई उरूज की किताब आज तक यानी कभी कभी ऐसे देखने के लिए अपनी तालीम के लिए देख लेता हूँ, वगैरह मैंने कोई तफ्तीर करके शेर नहीं लिखे। अपने अंदर जो वजन था उसी में शेर लिखे
और तो ये वो वजह थी जिसमें शेर कहना लाजिम था। अभी आप देखिए कि जुबली कॉलेज की जो एक मैगजीन निकलती थी उसमें मेरा सबसे पहली गजल मेरी उसमें छपी हुई है और उसमें लिखा हुआ है इफ्तिखार हुसैन आरिफ तालिब इल्म दर्जा तुम। फिर यूनिवर्सिटी के जमाने में मैंने शेर लिखे, तो जाहिर है सब नौजवान जब होते तो किसी दोस्त पर, किसी उस्ताद पर, किसी अपनी हम जमात तालिबात पे शेर अगर न लिखे तो वो शायर कहेगा। तो ये सब हमने किया। बिल्कुल। ये मैं वाकई देखिए, मैं आप अभी जो बातचीत आपने अभी जो बातें रखी हैं सर, जैसे लगता है कि ये किसी किताब के सारे पन्ने जो हम लोगों के बीच में खुलते चले जा रहे हैं। हमारे बड़े अजीज साथी हिमांशु वाजपेयी, आप के बहुत मुरीद हैं, चाहने वाले हैं, उन्होंने एक किताब लिखी लखनऊ पर, किस्सा किस्सा लखनऊआ। तो आपने जो कुछ बयान किया जौहरी मोहल्ले से लेकर के मदरसा निजामिया, जुबली कॉलेज, और उनकी जो पीछे की तमाम चीजें जो बहुत आम लोगों को नहीं पता है, मीर से जुड़े हुए जो वाकयात आपने बताए, सारी चीजें एक अपने आप में तजुर्बा होता है और बहुत ही एनरिचिंग। जैसे लगता है ना कि किसी बुजुर्ग से बात करने के जो फवायद है, जो एक फैज उठा सकता है कोई आदमी अपने किसी बुजुर्ग से। तो बहरहाल हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही अभी जिक्र हो रहा था सर, तो मैं एक सवाल ये जरूर आता है जहन में कि उस वक्त की लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्या माहौल था, वहाँ क्या फजा थी, आपके साथी कौन थे, किस तरह की चहल पहल या सरगर्मियां वहाँ थी, इस बारे में भी जरा हम लोग जानना चाहेंगे। जी जी, मैं असमें बहुत ही छोटी उम्र में, मैं छोटी उम्र इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने लिहाज से कि मेरे पास दोस्त थे जिन्होंने जी 30 बरस की उम्र में भी ग्रेजुएशन नहीं कर सके और वो फेल होने में माशाल्लाह उनको और बाद मेरे दोस्त थे जो, यानी मेरे साथ बीए में थे और जब मैं एमए करके यूनिवर्सिटी से निकल गया तब भी वो बीए में थे। तो ये क्या सब होता बात है, था। शुक्र है वो लेकिन इंटरमीडिएट में नहीं चले गए। जी, वो आपने हिमांशु का जिक्र किया, मैंने अभी उनका एक इंटरव्यू देखा। किसी ने हाँ मेरी एक बेटी है जो बंबई में रहती हैं, अच्छा जी हाँ, वो मेरी दोस्त की बेटी है, उन्होंने मुझे वो भेजा। तो हिमांशु वाजपेयी जी ने कल्बे सादिक साहब मरहूम जी का जी जी, मैं इंटरव्यू में उससे उन्होंने मेरा जुड़ी जिक्र कुछ, किया बहुत मोहब्बत से, तो वो उन्होंने भेजा। बिल्कुल कि आपने ये फरमाया कि देखिए, जैसे बच्चे जब नौजवान हो रहे होते हैं तो वही जमाना था, होता है 18 से 25 बरस तक का, जिसमें अगर आपकी जिंदगी में कोई टेढ़ आ जाए, कोई कजी हो जाए, तो फिर सारी जिंदगी आप उसी दायरे में घूमते रहते हैं। और अगर आपके ये जो 18 से 25 साल के का जमाना है ये बेहतर हो जाए, या कोई अच्छी तरह से इसका टाइम मैनेजमेंट इसका बेहतर हो जाए, तो फिर आप उस पर जिंदगी की बुनियाद रख सकते हैं। बिल्कुल। मैंने इमीडिएट किया, वो जो लखनऊ इलाहाबाद बोर्ड कहलाता है उससे, और उसमें मैं पास हो गया। तो मैंने बजाय इसके कि मैं, बहुत से डिग्री कॉलेजेस थे जो सब तरफ, लेकिन मैंने जाकर और लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। और जेके इंस्टीट्यूट, आपको मुझे नहीं मालूम उसका नाम यही है या नहीं, वहां पर सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और उर्दू, और जाहिर है ये मैंने सब्जेक्ट्स लिए। अब आप ये देखिए कि उस जमाने की जो लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, वो इल्मी एतबार से हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में उसका शुमार होता था। बिल्कुल जिस यूनिवर्सिटी में मेरा ये फख्र है कि मैंने एहतशाम हुसैन साहब से पढ़ा है, नूरुल हसन हाशमी साहब से पढ़ा है, मेरा ये फख्र है कि मैंने एसपी नागेंद्र से पढ़ा है, एसके नारायण से पढ़ा है, मेरा ये फख्र है कि मैंने राधा कमल मुखर्जी से बराह रास्त कमाल। साल भर पढ़ा है, एक साल जी जी पूरा उनके साथ बहसियत तालिब इल्म के मैं उनके कदमों को हाथ लगाता था। मेरे बुजुर्गों में एसके सरन साहब और सार शर्मा साहब, बहुत, डॉक्टर रिजवान अलवी, जो जिनको सही माना में मैंने, वो मेरे सब्जेक्ट के नहीं थे, वो एशियन कल्चर में अरबी के उस्ताद थे। डॉक्टर मुस्तफा हुसैन साहब अलवी, उनके वालिद भी उसके सदर शोबा थे, डॉक्टर समदी। और डॉक्टर मजूमदार एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बानियों में उनका शुमार होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में एसके नारायण साहब, ख्वाजा जमील अहमद, इस कदर बड़े बड़े लोग थे जिनको पूरे हिंदुस्तान में
फिर यहाँ हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ मौजूद थे, हिंदी के डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोग मौजूद थे। हाँ, देखिए यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स से नहीं होती, इमारतों से नहीं होती। हमारी तो इमारत भी खूबसूरत थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की इमारत आप देखिए और दूसरी यूनिवर्सिटियों में की इमारत देखिए तो मालूम होता है कि लखनऊ की तहजीब जो शुरू की इमारतें, मैं मुझे अब नहीं मालूम अब क्या सूरत हाल है, लेकिन जो हमारा बुनियादी कैंपस था उसको आप देखिए तो आपके ऊपर एक एक एक, एक फख्र करना चाहिए। और मैं उस पर अभी भी इन्होंने बहुत दिनों के बाद इन्होंने मेहरू ने वो अपनी पोस्ट पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल की रोशनियों वाली तस्वीर लगाई तो उसने मुझे पूरी पूरी शाम उदास रखा। और मुझे याद आया कि मैं, अच्छा मेरे पास अभिषेक जैसे मेरे पास कोई जैसे कोई कार नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई रिक्शा नहीं था। जब मेरे पास पैसे होते तो कभी कभी मैं बस से आता था, लेकिन ज्यादातर मैं निकल कर सुबह के वक्त दरिया के गोमती के किनारे किनारे, पहले ये जो जुबली स्कूल वाली सड़क है जहां पर अब शरणार्थियों के लिए कॉलोनी बन गई थी, रिवर कॉलोनी, शायद रिवर बैंक कॉलोनी की बन गई, रिवर बैंक कॉलोनी। तो हम बेलीगारस से रेजिडेंसी से वो सड़क टूटी हुई थी, उससे उतर के और दरिया के किनारे 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 यूनिवर्सिटी जाकर और जो पहला दरवाजा है उससे एंटर हो जाते थे। अच्छा उस वक्त हमें ये ख्याल होता था कि कोई देख न ले कि हम पैदल जा रहे हैं और हमारे पास कोई सवारी नहीं है। और अच्छा बिल्कुल यही होता था कि शाम में हमारी क्लास जो थी वो 3:20 पे खत्म होती थी, तो अभी तो बहुत एक आध क्लास और होनी बाकी होती थी। तो मैं टैगोर लाइब्रेरी मेरा बहुत ही पसंदीदा मेरा पड़ाव था। मैं अपने डिपार्टमेंट से निकलकर, हमारे पास वहाँ एक तो कॉफी बार था और एक कैंटीन थी, तो हमारे पास कॉफी बार के पैसे तो नहीं होते थे, हम तो बस कैंटीन में जा सकते थे, तो हम कैंटीन में जाकर दोस्त और जो भी होते उनके साथ बैठ जाते थे। लेकिन वो जो हमारी बीच में नहर बहती है, मैंने दुनिया में कोई शायद ऐसा शहर नहीं होगा बड़ा जहाँ 2-3 दफा पेरिस में, वियना में, मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, लॉस एंजलिस में, एथेंस में न गुजारे हों दिन। लेकिन वो जो नहर है, एक नहर वो है जो वहां बहती है, एक नहर वो है जो मेरे दिल में बहती है। तो वो जो जेके इंस्टीट्यूट से कैंटीन तक का जो रास्ता है, अब मुझे तो नहीं मालूम इस कदर, अब देख सोचता हूँ तो उसके जो लॉन थे उसमें जमीन पर बैठे हुए मैंने कितने साल, 5 बरस मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, मैंने वहाँ दिन गुजारे हैं। और वो एक एक दिन जो है वो, फिर कुछ दिन मैं जो आपका हॉस्टल है बटलर हॉस्टल पीछे की तरफ जाके इंस्टीट्यूट से, और उसके पीछे हमारी मस्जिद जो थी नदवतुल उलमा की, वो नदवे की मस्जिद वो हमारे पिछवाड़े थी हमारे हॉस्टल के, तो वहां से हम जो नदवे के लड़के थे उनको हम बुरा भला कहते थे मगर वो हमें पकड़ लेते थे जब हम जुमे की नमाज पढ़ी उनके यहाँ जाते, तो कहते ये लड़का भी उनमें शामिल था जो हमें बुरा भला है। और जो स्टाफ कैंटीन थी उसमें कभी कभी हमारे बाद असातिज़ा थे, जैसे रिजवान अलवी साहब हैं, उन्होंने कोई काम दिया हो, इसके वर्मा साहब हमारे नौजवान और बहुत ही, और अब मुझे नहीं मालूम यूनिवर्सिटी में ये लोग रहे या नहीं रहे बाद में। रफ़ी साहब थे, मिर्जा रफ़ी साहब, वो सोशल वर्क हमें पढ़ाते थे। सोशल वर्क बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, शायद अभी एक भी बैच नहीं निकला था, गालिबन हम यानी निकलने वाला था, MSW कहलाता था वो, उससे जो सोशल वर्क मेरे जमाने में अभी यानी पहला बैच निकलने वाला था। और बल्कि उसी डिपार्टमेंट में एक साथ थे उस्मान गनी, जिन्होंने मेरी जिंदगी के बनाने में
बहुत किरदार अदा किया। वो पाकिस्तान आ गए थे एंड ही वाज द फर्स्ट यानी बैज MSW, और उन्होंने मुझे देखा और फिर मुझे कहीं इंट्रोड्यूस किया। खैर, तो वो जगह। अच्छा, फिर शाम में आपको याद होगा कि गोमती का जो मंकी ब्रिज के करीब एक छोटा सा एक ये जो बोटिंग क्लब एक था, जिसमें जो नौजवान जरा जवान हो रहे होते थे, उन्हें ये शौक होता था कि हम कश्तीरानी करें और नाव खें, और उसको जो मांझी हो उसको किनारे बिठाकर जो भी दोस्त हो और या दोस्त हो एक से ज्यादा, वो बैठकर इस सिरे से, और समझिए शहीद मार क्या जगह कहलाती थी, शहीद मीनार जहाँ पर यादगार शहीदों की थी, वहां से भी आगे निकल जाते थे और शाम ढले और वापस आते थे। तो ये जो जमाना है लखनऊ की जिंदगी में, एक जो बहुत ही, अब मुझे नहीं मालूम, जैसे अमीनाबाद पार्क है वो बहुत मशहूर है, और गड़बड़ झाला और ये दूसरी चीजें, जाहिर है दो जगह वहाँ ऐसी हैं कि अमीनुद्दौला पार्क एक जगह, और खास तौर पर गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल जो था, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। उसमें तारीख के बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े लोग वहाँ आए, और हमने अपने बचपन में उनको देखा और वगैरह। इसके अलावा जो बड़ी बात जो कहने की है, वो फजा है कि जो नदवा एक तरफ, उससे जरा आगे जो आर्ट कॉलेज जो था उस जमाने में, SM खस्तगीर साहब उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे, और बहुत ही बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ असातिज़ा के तौर पर थे। इधर भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी, और उस जमाने में भातखंडे म्यूजिक कॉलेज था। तो ये जो शरीर और हमारी तरह के जरा से लफंगे लड़के थे ये वहाँ म्यूजिक सीखने कम, वहाँ पर छोटे छोटे भी कोर्स होते थे, जैसे 3 महीने का कोई कोर्स, कोई बांसुरी बजाने का, कोई तबला बजाने का, कोई सितार का, कोई समझिए वोकल का। तो 3-3 महीने के प्रोफिशिएंसी कोर्सेज होते थे। तो ये ऐसे ही बहुत ही नॉमिनल सी तनख्वाह पर। फिर जो टैगोर लाइब्रेरी के अलावा मेरा एक पड़ाव होता था गर्मियों की छुट्टियों में, जो रईस घराने थे उनके बच्चे बच्चियां जो थे, वो कोई नैनीताल चला जाता था, कोई शिमला चला जाता था, कोई दार्जिलिंग चला जाता था। अभी यूरोप जाने की इतनी रस्म नहीं चली थी, अभी सब लोग अपनी ही जगहों पे जाया करते थे। तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे। हम गर्मियों की छुट्टियों में समझिए सवेरे अपने मेरे जो नाना थे, बाबा, मैं उनको कहता था, वो जब काम पर चले जाते थे तो मैं सुबह को कोई समझिए 10 बजे 11 बजे के करीब पैदल रोशनदौला लाइब्रेरी आ जाया करता था, और वहाँ हम यानी जो भी हमारी पसंद की किताबें टेक्स्ट बुक्स के अलावा होती थी, वो मैं नॉवेल, लिटरेचर, हिस्ट्री ये सब पढ़ा करता था। और नीचे उतरकर कचौरियाँ, आमतौर पर वहाँ कचौरी वाले होते थे, उनसे 4 आने की 2 कचौरियाँ देकर, और नलके, कोई कूलर वगैरह तो लगे नहीं होते थे, नलकों से पानी पिया, और फिर यूनिवर्सिटी फिर आ गए ऊपर। और आकर आपको रोशनदौला लाइब्रेरी जो है, उस वक्त उस जमाने में एयर कंडीशन नहीं हो रहे होते थे, पंखे लगे हुए होते थे, और लाइब्रेरियन मुझे पहचानते थे, और वो मुझे देखकर इस कदर खुश होते थे, जो भी मैं किताब मांगता वो मुझे फराहम कर दी जाती। और मैं अभी किताबें जो थी वो दस्तयाब होती थी, किताबों से वर्क फाड़े नहीं जाते थे, और किताबों से मोहब्बत की जाती थी। एक तो किताब जैसे कहते हैं चूम कर रखी जाती थी। तो ये वो जमाना था। जाहिर है 20 साल जो जिंदगी के होते हैं ये बुनियादी साल होते हैं। मैंने 21वें बरस अपना मास्टर्स कंप्लीट कर दिया था। जी जी।
इतने बरस मैंने वहाँ गुजारे, बहुत से शेर पढ़े, बहुत से मगर मुझसे बार बार कुछ सवाल पूछे जाते हैं ना, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास यानी इश्क करने का वक्त ही नहीं था। अब ये नहीं कि मैं कहूँ कि जी मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल गलत बात और बिल्कुल झूठ बात है। मगर कोई शख्स मेरी जिंदगी में, मैं ये कहता था और आज भी नौजवानों के लिए कहता हूँ कि हमारी ज़ात में हमारे वालिदैन भी शामिल होते हैं, हमारे भाई बहन भी शामिल होते हैं, हमारे उस्ताद भी शामिल होते हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी शामिल होती हैं। कोई एक शख्स आपकी जिंदगी में इतना अहम नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए ये सारी चीजें जो हैं इनको नजरअंदाज कर दिया जाए, और उस शख्स के लिए चाहे भी वो कितना अहम आपके लिए ना हो, मगर एक शख्स के लिए इतने लोगों को गोया भूल जाना या कम अहमियत देना, ये मैंने नहीं किया। मुमकिन है इसमें मेरा कोई नुकसान हो गया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। और किताब से मेरी जिंदगी पहले, मैं क्योंकि अकेला था तो मैं अकेले घर में रहता था, और बाबा जब काम पर चले जाते मैं अकेला होता था, तो मैं मेरी जो गुर्बत थी उसने मुझको बहुत कुव्वत बख्शी। रात को लालटेन की रोशनी में तेल से लालटेन जलती थी, 11 साढ़े 11 बजे तक तेल जो था वो खत्म हो जाता था, और अब हमारे पास कोई चारा नहीं था बजूर इसके कि तो जो कुछ हमने पढ़ा होता था उसको हम दोहराते रहते थे और याद करते रहते थे। इसी तरह से जब हम सुबह को यूनिवर्सिटी पैदल जाते तो जो हमने रात को पढ़ा होता था उसको दोहराते रहते थे, तो हमने हमारे हाफजे की तरबियत हो गई। और ये एक तरफ ये कमी थी कि हमें जिंदगी की सहूलतें मुयसर नहीं थी, मगर उसी कमी को अल्लाह जो है वो उसने स्ट्रेंथ देकर उसको कामयाब कर दिया था, और उसमें कुव्वत रख के उसको नेमत से बदल दिया था। ये जरा बदल, इसको ठीक कर दीजिए, पाँव लग गया। तो ये मेरी तस्वीर आ रही है, मेरा पाँव लग गया है, तो गालिबन ये इधर उधर हो गई है। नहीं ठीक है सर, बस थोड़ा सा एक साइड में हुई है, कोई दिक्कत नहीं। जी बेहतर। तो ये सब जो है ये जिंदगी का हिस्सा होता है। और मैंने जितने दोस्त मेरे थे, सादुद्दीन, एहसान अजीम और श्यामलाल वाजपेयी, विजय प्रकाश शुक्ला, ये सारे के सारे दोस्त मेरे जो हैं वो समझिए कि और खवातीन के नाम मैं इसलिए नहीं लेता कि मुमकिन है कि उनको परेशानी हो कि नहीं मालूम इनकी दोस्ती की नौयत क्या थी। तो मैंने एक बात तो आपसे कह दी कि कोई भी शख्स मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं था यूनिवर्सिटी के जमाने में कि जो मेरे लिए इतना अहम हो कि वो मेरी जिंदगी बन जाए। आपने तमाम बातचीत में सर अभी जिस तरह से लोगों को याद किया, आपने असातिज़ा को याद किया, जाहिर है कोई एक शख्स, आपने मुखर्जी साहब को याद किया, वहीं एहतशाम हुसैन साहब को भी याद किया, मजुमदार साहब को भी याद किया, तो ये सारे बड़े लोग हैं। और तमाम दोस्तों का जिस तरह से भी आपने जिक्र किया, तो जाहिर है कि कोई एक शख्स अगर इतना अहम रहा होता तो एक दूसरा मामला होता, लेकिन जिस तरह से आपकी ज़ात में तमाम लोग शामिल हैं वो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक शख्स लखनऊ से जाता है पाकिस्तान, और सितारा इम्तियाज भी है, और हिलाल इम्तियाज भी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी, कोई भी ऐसा बड़ा जो सिविलियन एक अवार्ड हो सकता है वो सब उन्हें मिला, और वो उसके मुस्तहक भी थे। तो ये सब चीजें सिखाती हैं कि जिंदगी किस तरह की जाए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हवाले से सर कोई एक, अगर एक वाकया कोई ऐसा अगर आपको याद हो जो आप शेयर ऐसा करना चाहें हम सबसे, कि कोई ऐसी जो आपने कोई काम ऐसा किया हो जो आपको लगता हो कि एक जो हम सब के साथ बांटना आप चाहें, कोई ऐसी यादगार चीज, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी घटना जो उन दिनों की आपको लगता हो कि यादगार है, जिसका असर रहा आप पर, वो देखिए जैसे मैंने कई दफा ये देखा कि मेरे पास किताबें मुहैया नहीं होती थी,
राधा कमल मुखर्जी जो थे वो सुबह के वक्त लंबी वॉक के लिए गोमती के किनारे निकलते थे। तो मैं अपना रात को अभिषेक लिख लिया करता था कि मुझे कौन सी बात समझ में नहीं आई, और मैं सुबह को जाकर वो कुर्ता पहनते और बिल्कुल सादा कपड़े पहनते और जैसे मामूली से चप्पल पहने और दरिया के किनारे किनारे टहलते थे। मैं वहां उनको जाकर जैसे कहते हैं सलाम करके और वो मुझको बिल्कुल करीम बख्श यार ये चला गया। तुम अच्छे आदमी हो, जाते हो। अस्सलाम वालेकुम। कॉल आई हुई सर, लारा भेजो कॉल। तो वो कॉल खत्म होगी सर आवाज आ रही है आपकी? आप सुन पा रही हैं सर? जी बिल्कुल ठीक है सर। और बात कहने लगा था ये मुझे ये करना नहीं आता, और ये दांत जो है नहीं ये जो और बात मैं कहने लगा हूँ कि मैं उनसे सवाल करता, वो मुझे जवाब देते जाते, मैं उनको लिखता जाता। अब कभी आप अब इतने बड़े दुनिया के मशहूर फलसफी, अगर आप उनके बारे में उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो ये हमें MA के एक लड़के को जो बिल्कुल एक कोई उसकी सिफारिश नहीं है, वो उनको एक बिल्कुल घर के बच्चे की तरह पढ़ाएगा, मुझे किताबें फराहम करते थे। सेवक राम शर्मा यूनिवर्सिटी के पीछे जो इलाका है उसमें रहते थे। मैं छुट्टियों के दिनों में उनके पास चला जाता, वो हिंदू सोशल सिस्टम या का एक पेपर होता था, वो पढ़ाते थे, और मैंने उनसे घर पर जाकर गया, बहुत सी बातें उनसे सीखी। असातिज़ा अब आजकल मैं सुनता हूँ ये जो ट्यूशन का कल्चर हमारे बहुत मुल्कों में राइज हो गया, ये बिल्कुल नहीं था। असातिज़ा के घर आप खुले रहते थे अपने शागिर्दों के लिए, और वो और अच्छा फिर मैंने आपके इल्म में होगा मुझे नहीं मालूम, एक चीज होती थी हजरतगंज और रॉयल कैफे। जब हमारे पास कोई इनाम में पैसे वैसे मिल जाते थे तो ये रेडियो में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम, मेरे एक उस्ताद थे उनका नाम था SS सिंह, सेवक राम सिंह, वो वहां भी काम करते थे रेडियो पाकिस्तान में, वो रेडियो ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक के प्रोग्राम भी करते थे। मैं उनसे मिला एक दफा जब मैं इंडिया आया मुशायरे के लिए, तो कभी रेडियो पे वो मुझे ले जाते थे, तालिब इल्मों के प्रोग्रामों में मुझे शरीक कर देते थे, तो उससे जो पैसे मिल जाते तो कभी रॉयल कैफे बैठने की नौबत आ जाती थी। अच्छा और जो इंडिया कॉफी हाउस था वहां पर ये जितने थे, जैसे अमृतलाल नागर, जैसे यशपाल, जैसे श्याम साहब, ये लोग जो थे, ये जो लेफ्टिस्ट थे, इनका बैठना वहां हुआ करता था। बाद में कॉफी हाउस के बाद एक और कॉफी हाउस खुल गया था। तो हजरतगंज जो था वो यूनिवर्सिटी के लड़कों के लिए एक बिल्कुल जैसे ब्लूमसबरी का एरिया था, होता था, या इंग्लैंड में, या जैसे लैटिन क्वार्टर्स है फ्रांस में, ऐसे हम लड़कों के लिए हमने साइकिलें ली और साइकिलें और जाकर कपड़े वपड़े पहने, और हमारे यानी मैं नहीं मगर मेरे साथी जो बड़े फैशनेबल थे, वो देवानंद की तरह की कनीसें ऊपर करके कॉलर, और कोई अमीन एहसन एक लड़का होता था, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, मोइन एहसन जज्बी साहब का छोटा भाई। ओह मुझे लगा था नाम मेरे साथ था।
तो अमीन और इस तरह के एहसान अजीम, ये लड़के रोजाना हजरतगंज जाया करते थे, रोजाना शाम को बिला नागा वहां जाकर, और समझिए मेफेयर के पास या उधर आगे जाकर एक डोसा मसाला खाकर और एक प्याली चाय पी के, और समझते थे कि ये बहुत ही इन्होंने कोई बड़ा काम कर लिया। और रात को जब 11 बजे दुकानें बंद होने लगती तो ये सब पलटते थे, और फिर जाहिर है कि इनका फेल होना इनका मुकद्दर था। और वहां से बारिशें तो चलती नहीं थी, हम लोग भी जाते थे, और कोई जिसे हम लोग कहते थे गंजिंग, तो वो गंजिंग के लिए कोई घंटे 2 घंटे के लिए जाना, वही हमारा सबसे बड़ा वेकेशन था। इन लोगों को देख लेना, यानी वहीं किताबों की दुकानें थी, वहां चले जाते थे और देखते थे। और जहां अभी स्टेडियम है, ये स्टेडियम हमारे सामने सामने बना, और उस जमाने में हॉकी के एक प्लेयर थे जिनका बाराबंकी से ताल्लुक था, बाबू, दिग्विजय सिंह बाबू, तो उनका जमाना था, और हम लोग उनको बहुत एनवी कहते थे। और धर्म जी उस जमाने में वहीं थे, वो जो है स्टेडियम गालिबन उन्हीं के नाम पर है। तो कोई ये ख्याल होता था कि भाई ये जो तलत महमूद है ये हमारे यहाँ के से गए हैं और ये करते हैं। एक और थे कश्मीरी जिनसे निम्मी की शादी हुई, वो भी हमारे कल्चरली अख्तर और उनको आती जाती पानी देखे बचपन में जहाँ उनके घर की होके जाते तो उनको देखते थे। तो बहुत बड़े क्लासिकल म्यूजिक, उस्मान अली खान साहब और हमारे महल्ले में ही, फिरंगी महल में ही रहते थे। और ये जो फिरंगी महल का खानदान है, इनके जो खानदानी जो महफिल समा के कव्वाल थे वो भी उसी इलाके में रहते थे। तो बहुत ही शादाब। अच्छा, जितने बागात मैं आपसे अर्ज करूं, मैं बहुत दिन मैं ईसीओ के प्रेसिडेंट के तौर पे ईरान में रहा बहुत देर। जी जी। तो निशापुर और शिराज और अस्फहान वगैरह, बहुत जाहिर है वो मेरे पेशेवराना जिम्मेदारी थी। वो बिल्कुल जो छोड़कर ईरानी आए थे वो सब उन्होंने लखनऊ में अपनी गोया जिंदगी दोबारा शुरू की। अब वो बुरहानुल मुल्क के जमाने में आए थे, और फिर वो सफदर जंग और शुजाउद्दौला और राजपूतदौला, और फिर गाजीउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन हैदर, और फिर मोहम्मद अली शाह, अमजद अली शाह, वाजिद अली शाह। देखिए 92 साल कुल नवाबों की हुकूमत रही, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि दुनिया में तमाम जिंदगी लखनऊ की उन्होंने हुकूमत की। और वो अपने जमाने में लखनऊ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो यूरोप के लोगों से ज्यादा थी। और जो देखिए लखनऊ वो जगह थी जहां कालका बिंदादीन और ये जो कथक का आपका डांस का इंस्टीट्यूशन है, ये वहां बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज तो हमारे जमाने में हयात थे, लच्छू महाराज हमारे जमाने में हयात थे। तो ये सारा कथक का इंस्टीट्यूट है, ये सब वहीं से शुरू हुआ। फिर जो लखनऊ से मंसूब है खुश लिबासी, जो वहाँ के लोग बहुत खुश लिबास होते हैं, वहाँ के लोग बहुत नफासत पसंद होते हैं। यानी कोई भी आदमी, जोर साहब ने मुझे एक दफा एक खत लिखा। अभिषेक, आप जानते हैं कि जोर साहब मुश्किल आदमी थे, उन्होंने किसी की सिफारिश मुझसे की और मुझे मेरे नाम एक खत लिखा। मुखड़ों से पटी राज दुलारी गलियां, मुखड़ों से पटी राज दुलारी गलियां, चौथी की दुल्हन की तरह प्यारी गलियां, दिल की नजर से आह भरती गुजरी, कल रात को लखनऊ की सारी गलियां।
दिल की कमाल नगरी आ भरती गुजरी कल रात को लखनऊ की सारी सारी गलियां। लिखा और भी लिखा कि आपको याद है एक फूल वाली गली होती थी हमारे यहाँ चौक में, छोटी सी गली में फूल वाले रहते थे और अरबाब निशात के लिए फूलों के गजरे वहां से जाया करते थे। और उसके बराबर में एक हलवाई की दुकान थी, वो टीका राम हलवाई कहलाते थे, जिनके यहाँ से हम अपने वालिद के साथ कभी कभी मिठाई खरीदने जाया करते थे। आज भी वो लखनऊ की रंगरलियां दिल में हैं, वो जो कल जेर कदम थी अब वो गलियां दिल में हैं। मेरा जिस शख्स के साथ अभी हम बैठे हुए हैं उनके साथ शेर पढ़ना जो है वो मुनासिब नहीं है मेरा, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ शेर में जरूर आप लोगों का हुक्म है तो सुना देता हूँ। एक गजल है, उसके चंद अशार मैं सुनाता हूं कि अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, हम तसल्ली के लिए फिर से खंगा लेंगे तुम्हें। जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, हम तसल्ली के लिए फिर से खंगालेंगे तुम्हें। मुझ में पेवस्त हो तुम यूं के जमाने वाले, मुझ में पेवस्त हो तुम यूं के जमाने वाले, मेरी मिट्टी से मेरे बाद निकालेंगे तुम्हें। मुझ में पेवस्त हो तुम यूं के जमाने वाले, मेरी मिट्टी से मेरे बाद निकालेंगे तुम्हें। फैसला कर ही लिया हमने अगर मिटने का, फैसला कर ही लिया हमने अगर मिटने का, कासाए जिस्म में थोड़ा सा बचा लेंगे तुम्हें। फैसला कर ही लिया हमने अगर मिटने का, कासाए जिस्म थोड़ा सा बचा लेंगे तुम्हें। और तुमसे एक जंग तो लड़नी है सो लड़ते हुए हम, तुमसे एक जंग तो लड़नी है सो लड़ते हुए हम, अपने खैमे में किसी रोज मिला लेंगे तुम्हें। अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। बहुत शुक्रिया। तो मेरू आपा, ज्योत्सना जी, इस सिलसिले को अब इफ्तिकार साहब से बात करने, अभी बहुत सारे सवालात हैं, वक्त हम लोगों के पास जाहिर है हमेशा उतना नहीं होता कि हर चीज उनसे पूछी जा सके, लेकिन कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं उनकी शख्सियत के बारे में, जैसे कि वो हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं और प्रोफेसर एमेरिटस रहे हैं। जी संस्कृत और हिंदी तो मतलब मुझसे एक बार बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभिषेक मैं हिंदी उर्दू से अच्छी जानता हूँ। और ये हम लोगों के लिए देखिए क्या होता है कि बहुत कुछ ये बात सिखाती है, बहुत कुछ ये बात समझाती है कि जबानों का अगर कोई रोल हो सकता है तो जोड़ने का ही काम है सिर्फ, वो किसी एक किस्म की तफरीक वहां पर आती नहीं। वो जिस मोहब्बत से हिंदी को याद करते हैं, अवधी को याद करते हैं, जाहिर है उर्दू के तो शायर नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो हिंदी को याद करते हैं और जिस तरह से अपनी जिस जगह उन्होंने जिंदगी गुजारी उस अतराफ उस माहौल का जिक्र करते हैं, वो ये बताने में बिल्कुल पूरी तरह से कि वो किस कदर जुड़े हुए हैं इस शहर से, किस कदर लखनऊ यूनिवर्सिटी उनके दिल में धड़क रही है और किस तरह ये शहर उनके दिल में धड़क रहा है। तो और जाहिर है कि इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया में जहां जहां कोई उर्दू का चाहने वाला मौजूद है वो सब परस्तार हैं, इफ्तिकार साहब के चाहने वाले हैं उनके। और सिटीजन्स फॉर लखनऊ, सिटीजन्स ऑफ लखनऊ का ये जो इनिशिएटिव था और जिस तरह से ये मौका फराहम हुआ कि हम उनसे बात कर सकें और लखनऊ के बारे में उनके जो तासुरात हैं उनकी चीजें जान सकें, ये बहुत एक कमाल का तजुर्बा है अपने आप में। तो सर जी, मेरे लिए तो ये बहुत ही नायाब शाम साबित हुई है और आप दोनों को साथ देखकर इतना अच्छा लग रहा है। एक तस्वीर है हमारी गंगा जमनी, जो तहजीब लोग कहते हैं कि गंगा जमनी क्या होता है, तो आपका और इफ्तिकार आरिफ साहब का एक ही स्क्रीन में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा के देखना, यही है गंगा जमनी तहजीब हमारी। और उनका जिस प्रेम से अपने बचपन के दोस्त शुक्ला जी को याद करना
और फिर आपसे बात करना, ये तो जीती जागती तस्वीर है गंगा जमनी तहजीब की। तो आप थोड़े से शब्दों में ये बता दें कि इस नायाब शाम से का निचोड़ क्या रहा हमारी जो हाली जिंदगी है फिलहाल। अगर आप तो हमारे बेटे से भी 1 साल छोटे हैं, तो आप अपने उम्र के, हम उम्र के बच्चों से को क्या बताना चाहेंगे? एक कोई पिन पॉइंट करके बताइए जो आपको लगा बहुत बेहतरीन राह दिखाने वाली बात आरिफ साहब हम हमारे साथ छोड़ के गए। एक बहुत दिलचस्प और बहुत जरूरी बात की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि हर शख्स की जात में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, मतलब उसकी जात में कोई एक शख्स ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी आप निशानदेही कर सकें कि ये जो शख्स ना होता तो चीजें मुख्तलिफ होती, अलग होती। बहुत सारे अशखास की, बहुत सारे लोगों की शमूलियत होती है एक आदमी की जिंदगी में। तो ये एक ऐसी कमाल की बात है कि इसको अगर गौर से देखा जाए तो बहुत सारी चीजों की गुत्थियां, बहुत सारी गुत्थियां इससे सुलझती हैं। जाहिर है मैं इससे कई लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, कई लोगों का मानना इससे फर्क हो सकता है, लेकिन सोचने पर यह बात जरूर मजबूर करती है कि किस तरह से जिंदगी को, एक परसेप्शन ये भी है कि उन तमाम लोगों को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में जगह देते चलना, उनको याद करते चलना, उन्हें क्रेडिट देते चलना, जहां जहां उनका जिक्र आना चाहिए वो लाजिम तौर पर आए। तो ये आज सर की जो बात थी उससे मुझे तो बहुत कमाल की एक बात लगी और मैं चाहता हूं कि इस पर हम सब देखें, सुने। तो बहरहाल मुझे ये बहुत अहम बात लगी उनकी तमाम बातचीत में। और भरपूर देखिए, एक एतराफ करना, एक ईमानदार आदमी जिस तरह से अपना एतराफ करता है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जिस तरह के हालात उनके रहे शुरुआत में, और उसको ही उस पे दिखावट को कोई दिखाना नहीं, कुछ बिल्कुल ईमानदारी से जो कुछ है, और वो बहुत इंस्पायर करता है कि जो आपने जिया हो उसको वैसे ही सबके सामने पेश करिए। उस पे, ये हमारी जिंदगी, हम इस पे फख्र कर सकते हैं कोई। और ये एक सफर जो है अपने आप में, सर का जो सफर है वो कितना इंस्पायरिंग है, ये तो आप और हम सब खुद इस बात के गवाह हैं। मैं तो पढ़ता रहता हूँ, मैं तो देखता रहता हूँ, और जाने क्या क्या सीख समझ पाता हूँ बातचीत से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज का। सवालात, एक बहुत अहम सवाल एक काशिफ रजा साहब ने पूछा था, और वो उनकी काशिफ नकवी साहब ने पूछा था कि जो करबला एक अलामत के तौर पर बार बार इफ्तिखार साहब के यहाँ दिखाई पड़ता है, उसकी क्या वजह है? वो लखनऊ के जो इब्तदाई, जो उनका जमाना था, जो जिंदगी यहाँ गुजरी है, वही है या कोई और स्पिरिचुअल रीजन? अगर मुझे सवाल याद आ रहा है तो वो शायद यही सवाल था। इसका बेहतर जवाब तो जाहिर है इफ्तिखार साहब दे सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन सवाल अहम है, और ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम शायरी के जो चाहने वाले हैं उनके जहन में आता होगा। आपका क्या की राय है? मेरी भी छोटी सी राय है, बाद में बताऊंगी, आप बताइए। नहीं, जाहिर है मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह उन्होंने, मैंने अक्सर उनके इंटरव्यूज में जिस तरह से जिक्र उनका सुना है कि किस तरह से उस वक्त जो फजा थी, जो मजलिसें पढ़ी जाती थी, और तमाम जिस तरह से वो एक बचपन में जो असरात मुरतब होते हैं किसी के जहन पर, वो आगे तक जाते हैं। तो मेरा तो ये बिल्कुल मानना है, और लखनऊ है ही वो शहर है कि अगर कोई शायर यहाँ जिसकी एक तालीम होती है, तरबियत यहाँ पर होती है, और पुराने लखनऊ में खास तौर से, तो उसके यहाँ कोई वजह नहीं है कि ये चीजें अपने आप आ ना जाएं। तो फिर तो शायर का अपना एक हुनर है, उसकी एक सलाहियत है। लेकिन ये इन चीजों का लखनऊ गढ़ कैसे बना? अगर आप इजाजत दें, मैं थोड़ा सा अपनी राय रखूं आपके सामने। लखनऊ एक और चीज के लिए मेरे ख्याल से नायाब है। ये एक ऐसा अकेला शहर है शायद जो एक शियाइज्म का गढ़ है। तो ये करबला को समझने की कोशिश शियाइज्म में एम्बेडेड है। जैसे दिल्ली की जो सल्तनत थी और जो मुगल थे वो एथनिकली तुर्क थे और मंगोलियन थे, और ये इनकी जो फिर ये जब सेंट्रल एशिया से
पर्शिया की तरफ आए तो इन्होंने शियाइज्म अडॉप्ट किया, लेकिन इनकी जो अपनी नेचुरल जात थी वो सिपाही की थी, वॉरियर की थी, लड़ाई की थी। लेकिन जो लखनऊ में नवाब आए वो नेचुरली शिया थे, ईरान से आए, नेचुरल पोएट थे, नेचुरल सिपाही तो थे ही, लेकिन सिपाही के साथ साथ एक शायरी का अंदाज पता नहीं 1000 साल पहले से भी पुराना था। तो वो ये सब विरासत लेके लखनऊ में आए। और फिर शिया, क्योंकि शियाज माइनॉरिटी में हैं, तो वो एक माइनॉरिटी का जो रेवोल्यूशनरी जज्बा होता है और अपनी आइडेंटिटी को मरने ना देना, अपनी आइडेंटिटी को जिंदा रखना, वो एक रेवोल्यूशनरी फर्वर है जो करबला के वाक़े को हमें जैसे एक ताकत देता है कि इमाम हुसैन अगर इतनी बड़ी जंग लड़ सकते थे तो हम भी डिक्टेटर से और अथॉरिटेरियन फोर्सेस से इस तरह की जंग लड़ सकते हैं। तो वो एक माहौल था यहाँ पे, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, कश्मीरी हो, मुसलमान हो, सब उस, और फिर करबला की ट्रेजेडी को जिस शायराना मुकाम पे शायर ने पहुंचाया, तो करबला की ट्रेजेडी कभी कभी इतनी अहमियत नहीं रखती है, लेकिन शायर का बयान करबला के बारे में इतना खूबसूरत लगता है कि हम नेचुरली दिलो जान से इस वाक़े से अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे हिमांशु वाजपेयी का जो बयान है अली अकबर के बारे में, वो इतना खूबसूरत है जी, इतना खूबसूरत है कि आपको शिया मुसलमान शायर होने की जरूरत ही नहीं है, आप सुन के फिदा हो जाएंगे उस तरह के बयान पे। जी, ये पूरा एक सिलसिला रहा है। मीर अनीस और दबीर तो खैर बड़े नाम ही हैं, लेकिन अनीस ने खुद एतराफ किया छन्नूलाल दिलगीर का, और बाद के वक्तों में माथुर लखनवी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब सलाम और मरसिया इन दोनों की शायरी की है। तो और इफ्तिखार साहब तो खैर हैं ही, इरफान सिद्दीकी साहब जो अभी कुछ वक्त हमको लगता है 2010-11 के आसपास जिनका इंतकाल हुआ है, इरफान साहब की तमाम शायरी में भी ये चीजें आपको नजर आएंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो होना ही है। और जो भी समाज में जो भी बदलाव करना चाहता है वो करबला के वाक़े से मुतासिर होता है। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हमारी बड़ी तमन्ना थी कि इस तरह का विजुअल डिलाइट हो कि शुक्ला जी और आरिफ साहब और कुछ गंगा जमनी तहजीब की एक निशानी है ज्योत्सना इज विद अस नाउ। अब वो शायद कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज है, तो हमने बहुत कोशिश की उनको वापस ऐड करने के लिए, पर उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। तो हमने इफ्तिकार आरिफ जी से सुनी उनकी बचपन की कहानियाँ, और बहुत ही सुंदर लफ्ज़ों ने उन्होंने जो कहा कि मेरी बेघर शामों में यादें बयान करती हैं, तो उनका ज़िंदगी का सफ़र और जिस लखनऊ में वो बड़े हुए, वो लखनऊ को ये तहजीब की आखिरी मरकज़ कहते हैं। इफ्तिकार जी, हम आपको सुन सकते हैं? नहीं, एक्चुअली कनेक्टिविटी इशू है। हाँ, कुछ कनेक्टिविटी इशू है जिसके कारण हम उनको नहीं सुन पाते हैं। मगर बहुत ही उन्होंने अहम बात कही कि जो 18 से 25 साल का टाइम है, इसमें ज़िंदगी की आप बुनियाद रख सकते हैं। और हमने उनकी कुछ लाइनें हैं जो अभिषेक जी, अगर आप हमें परमिशन दे तो मैं पढ़ती हूँ। खाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, खाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, क्या बात, ऐसी तन्हाई कि मर जाने को जी चाहता है। क्या बात। और वो इतनी जगह गए हैं पर अभी भी उनको घर याद आता है। घर की वहशत, यह लहर
हमको उर्दू की कुछ आपको जरूर कॉन्वर्सेशन क्लासेस करनी है ताकि हम सब लोग उर्दू सीख सकें कि कभी मिल जाए तो रास्ते की थकान जाग पा दे, ऐसी मंजिल से गुजर जाने को जी चाहता है। तो उनको सुनने के लिए हम सब लोग उत्सुक थे और शायद फिर से हम उनको ला सकेंगे। और खासकर हम उनको ये पूछना चाह रहे थे कि अभी भी वो लखनऊ उनको इतना याद आता है कि हम उनको यहाँ लखनऊ वापस एटलीस्ट ऑनलाइन ला सकते हैं बार बार। ये सवाल था मेरे जहन में और मैं सर से पूछना भी चाहता था कि ये लखनऊ जिस तरह उन्हें याद करता है, जिस तरह से उनकी यूनिवर्सिटी के लोग उन्हें पसंद करते हैं, चाहते हैं, याद करते हैं, इम्कान कब के हैं, कब हम उन्हें दोबारा अपने शहर में अपने बीच पाएंगे, कब ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्या अगर ऐसा मौका मिलेगा तो सर आएंगे हमारे बीच? बिल्कुल आएंगे, ये तो बिल्कुल आएंगे, वो तो बिल्कुल आएंगे। हम उर्दू के बारे में इतने लफ्ज हैं उर्दू के, पता नहीं लोग जानते हैं कि नहीं कि अब इंडिया में जो 23 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, उर्दू इसमें से एक है और there are over 170 million native speakers of Urdu still in India and Pakistan, of course, alone, and it's the 20th most populous native language around the world. तो अगर आप सब लोग भी उर्दू सीखेंगे तो आपको जरूर कोई तो मिलेगा उर्दू प्रैक्टिस करने के लिए पूरे कोने कोने में, और हम लोग भी ऑनलाइन कुछ उर्दू की शुरुआत कर सकते हैं ताकि हम सब ऐसे कुछ लफ्ज हैं जो आप लोग जानते नहीं होंगे कि ये उर्दू से इंग्लिश में आए हैं। अगर आप खुशी फील करेंगे, खुशी ये खुशी से आया है। अगर आप किसी को चटनी बनाने की बात करेंगे, ये चटनी से आया है उर्दू से। चाहे आप लूट की बात करेंगे या जंगल की बात करेंगे, किसी को ठग देना, एक विरांडा जो आप हर कहानी में पढ़ेंगे, गुरु की बात, बहुत ऐसे लफ्ज हैं जो उर्दू से आए हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि हम उर्दू को बरकरार रखें और उर्दू शायरी और आप सब लोग जैसे लोगों की आप बयान करते हैं कि किस उर्दू में वो बात करते थे, जो बेतबाजी होती थी, तो इसको ही सब लोग को आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इफ्तिकार साहब का तो हम बहुत शुक्रिया करेंगे और अनफॉर्चुनेटली हम उनको लास्ट में नहीं सुन पाए। और मेहरू जी ने जो इसको पूरे प्रोग्राम को प्लान किया है और सब ने तो आप सबको बहुत शुक्रिया, ये बड़ा मौका था हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक। अच्छा, इफ्तिकार साहब आ गए हैं लास्ट में, अगर आपसे हम कुछ सुन सके इफ्तिकार साहब। पता नहीं कोई उधर से पार्ट आ रहा है। इफ्तिकार साहब अगर हम आपसे आई थिंक तो ये फिर हमको अगली बार के लिए जारी रखना पड़ेगा। तो हम सबको फिर सलाम कहते हैं और लखनऊ एक अवध की शाम दोबारा हम लाएंगे। मेहरू, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। लास्ट वर्ड्स क्या करें, अभी तो अभिषेक को जाने का दिल ही नहीं कर रहा है कि अभिषेक जाए, आरिफ साहब जाए, हम लोग बैठे रहें, इनको सुनते रहें और इसी तरह से प्यार मोहब्बत, इस कुछ आबो हवा हमारे इर्द गिर्द अच्छी नहीं है, तो इनकी प्यार भरी, मोहब्बत भरी, इश्क भरी, कभी कभी तो हमें लगता है ज्यादती करते हैं आप लोग इतनी इश्क की बात करके कि हम लोगों को बिल्कुल होश और हवास खो जाता है। तो थोड़ा जरा हमारा भी ख्याल करें जब आप लिखें, इतना बेहोशी का आलम ना आए हमारे ऊपर। अभी बहुत तब्दीली लाना है, सोसाइटी में बड़ा काम करना है, कभी कभी तो फिर गाफिल हो जाते हैं आप लोगों के शब्दों में। तो अपना ख्याल रखिए, हम लोगों का ख्याल रखिए, लिखते रहिए, जीते रहिए, बी सेफ, बी हेल्दी। खुदा हाफिज, नमस्कार।